अपन ने अपना केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो फर्स्ट चैप्टर था अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है ना। तो अपन ने वहां पे बात की थी सबसे पहले किस चीज के बारे में कि सिंपल केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। सिंपली केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एक साइड में कोई भी रिएक्टेंट्स होते हैं, चाहे एलिमेंट्स हो चाहे कंपाउंड्स होते हैं, वो जब मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक अल्टीमेटली क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो प्रोडक्ट के अंदर अपन जब इन रिएक्शंस में अलग अलग कंपाउंड्स यूज करते हैं, जैसे कभी अपन ने HCl यूज किया, कभी H2SO4 यूज किया, कभी अपने CaCO3 फॉर्म हुआ, कई बार CaCO3 को अपन ने तोड़ा, तो अल्टीमेटली जो भी अपन इन रिएक्शंस के अंदर यूज करते हैं, जो भी कंपाउंड्स, वो रिलेटेड होते हैं अपने एसिड होते हैं, या तो यूजुअली बेस होते हैं, या फिर वो जैसे CaCO3 हुआ, या फिर और भी जो प्रकार के NaCl है, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, सॉल्ट्स की कैटेगरी में। तो अल्टीमेटली जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इन जनरल ज्यादातर क्या होते हैं, अपने एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, जैसे HCl होता है ना, फिर गैसेस भी निकलती है। तो ये सब किससे लिंक हो रही है, उन कंपाउंड्स में जो अपन टर्म्स यूज करते हैं, लाइक जहां पे एसिड्स आता है, बेस आता है। तो अब अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई एसिड क्या होता है, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट्स। तो सबसे पहली बात की जाए इस चैप्टर को अपन ने पढ़ने से पहले, तो हम सब जानते हैं डे टू डे लाइफ में अपन इन तीनों टर्म से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि आप नींबू पानी पीते हो तो आप देखते हो उसमें एक खट्टापन है, एक खट्टापन है, तो वो खट्टापन ही क्यों है ना। लेमन की ये प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई अपन लेमन जूस को यूज कर रहे हैं तो अपन खट्टापन आ रहा है, तो आप मतलब खट्टापन आ रहा है, इसका मतलब आप क्या पी रहे हो, अल्टीमेटली एक एसिड को इनटेक कर रहे हो, ठीक है। फिर बात आती है बेस की। बेस को भी आप इन जनरल, जैसे मान लीजिए आपके मदर की कभी एसिडिटी हो गई, तो आपके वो इनो होता है, सिंपली इनो हुआ, या फिर एक ऑरेंज कलर का जो लिक्विड होता है, ऑरेंज वाला है ना, क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी के लिए बोलते हैं ना, इन जनरल NaOH होता है उसमें, तो सिंपली वो क्या होता है, बेस होता है। और सॉल्ट्स तो आप लेते रहते हो अलग अलग की, सीधा नमक, ये वर्थ का नमक, ये अलग नमक है ना। तो जो बाबा लोग जो अच्छे कोई से वर्थ करने वाले अलग वर्थ, तो सॉल्ट्स भी आप इंटेक करते हो। फिर बेकिंग सोडा की बात करते हैं अपन, सब्जी में अलग से डालते हैं। फिर अपन ये यूज करते हैं, दैट इज ऊपर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अलग अलग टर्म्स की बात आती है, तो ये सब किसकी कैटेगरीज में आ जाती है, सॉल्ट्स की कैटेगरी। तो हम जान रहे हैं कि अपनी एवरी डे टू डे लाइफ में अपन इन तीनों ही कंपोनेंट से बहुत यूजुअली इनका काम में अपन लेते हैं, और इनसे तो क्या हमें इनके बारे में जानना जरूरी है, बिल्कुल, है ना। तो अब अपन बात करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट्स की। तो सबसे पहले आप पहचानोगे कैसे कि ये एसिड है, कि नींबू पानी एसिड है क्या। सबको अपन जैसे इन जनरल बात करें तो एसिड्स को बोला जाता है दे आर टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। तो अब H2SO4 को भी आप थोड़ा टच हो जाए, थोड़ी लवली चेक कर लेते हैं एक बार। ऐसे चेक करोगे, नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, कोई प्रॉपर एक वे होगा जिससे आप पता करोगे कि भैया अल्टीमेटली एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट्स होगा। तो आपको पता कैसे चले कि भाई ये एसिड है, या कि आप हर चीज को टेस्ट तो करोगे नहीं। सपोज वो आपके लिए, जैसे नींबू का पानी तो भाई नेचुरल है, उसको आप ले सकते हो ना इनटेक में, उसको आपको पता चल गया कि वो अपना, लेकिन HCl की बात हुई, H2SO4, इनको आप टेस्ट नहीं। तो क्या होता है, अपन क्या यहाँ पे सबसे पहले टर्म की बात करेंगे, दैट इज इंडिकेटर्स। क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स का मतलब, जैसे आपने देखा होगा डायरेक्शन शो करने के लिए हर दीवार पे लिखा होता है ना कि ये यहाँ से, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, लाइक आप हरियाणा जा रहे हो, है ना, कोई स्पेसिफिक लोकेशन, दिल्ली जा रहे हो, तो अपन दिल्ली से यहाँ से निकले, अपन ने ये दिल्ली वाली रोड है, यहाँ से पकड़ी और सीधा चंदबाजी, फिर वहाँ पे एक एरो शो करता है, दिस इज दिल्ली, ये वापस जयपुर की तरफ, ये कोटा की तरफ, ये आगरा की तरफ। तो एक इंडिकेशन का साइन होता है। तो इंडिकेशन का साइन अल्टीमेटली आपको क्या बता रहा है कि ये रास्ता आपका कहाँ लेके जाएगा, आपको दिल्ली लेके जाएगा। सपोज आपको दिल्ली जाना है, और भी चीजें। तो इंडिकेटर का काम क्या है कि आपको ये बताना कि भैया ये एसिड्स हैं, बेस हैं या सोल्ट। तो इंडिकेटर सिंपली क्या हो गए, वो एक तरीका जिसके थ्रू अपन जान पाए कि ये एसिड होंगे, बेस होंगे, विदाउट टेस्टिंग इट। अपने मतलब अपन टेस्ट नहीं करेंगे, अलग अलग तरीकों की बात करेंगे। तो इंडिकेटर का मतलब समझ में आया। अब इंडिकेटर्स भी अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे बात की जाए, कुछ इंडिकेटर्स आएंगे अपने नेचुरल
इंडिकेटर्स में, ठीक है ना। नेचुरल मींस वो इंडिकेटर्स जो अपने एटमॉस्फेयर या नेचर के अंदर प्रेजेंट है, जो है ना अपन उनको बनाते नहीं, नेचुरली प्रेजेंट है। और फिर आता है एक सिंथेटिक इंडिकेटर, एक और आता है दैट इज ऑल्फैक्टरी। इसके बारे में अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऑल्फैक्टरी का मतलब, इस ऑल्फैक्टरी का मतलब कोई बताएगा मेरे को क्या होता है अल्टीमेटली? ऑर्डर चेंज हो जाना और हाँ, ऑर्डर चेंज हो जाना। अल्टीमेटली जब भी ये टर्म आता है ऑल्फैक्टरी, इसका मतलब होता है इसका स्मेल से, किससे रिलेशन है इसका? मतलब कोई भी चीज आप उसको स्मेल करके फील कर पाओ कि भाई वो एसिड है, बेस है। ऑल मतलब ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में बात हो रही है तो भी इंडिकेटर की बात करें, लेकिन ऑल फैक्टरी का अल्टीमेटली मेन एम बताना क्या है? स्मेल से चीजों को बताना कि भाई कौन सी चीज क्या होगी। तो ये बात होती है इंडिकेटर की। तो एक एक करके एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे नेचुरल के अंदर अगर मैं बात करूं तो लिटमस, जो एक पेपर जैसा आपने सुना देखा भी होगा, है ना, लिटमस पेपर। तो वो एक प्लांट होता है, लीचेन करके वहां से ऑब्टेन होता है। फिर अपना टर्मरिक, जो अपनी हल्दी होती है, आपने देखा होगा हल्दी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ लग गई, है ना, फिर आपने उसको अगले दिन धोया तो उसका कलर चेंज हो जाता है। पहले येलोइश होती है, फिर ब्राउनिश हो जाती है ना, हाँ, रेड थोड़ी ब्राउन सी। तो वो क्यों हो रहा है? मतलब वो क्या कर रही है कि आप जो सोप यूज कर रहे हो वो कुछ ना कुछ किसी कंपाउंड से बना हुआ है कि भाई उसमें या तो एसिड, यूजुअली सोप के अंदर क्या होता है? क्या होता है? हाँ, 5.5 होता है। तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे, जैसे अभी कार्बन कंपाउंड देखूंगा सिलेबस में है क्या नहीं, सोप एंड डिटर्जेंट होते हैं। तो नहीं है ना, शायद नहीं है, तो लेकिन अपन बात कर लेंगे बेसिक। तो इतना मतलब अपन को पता चलता है कि वहां पे कोई ना कोई या तो वो बेस की कैटेगरी में आ रहे हैं या सॉल्ट। तो कहने का मतलब उससे क्या हो रहा है, उसके कलर में चेंज आ गया, टर्मरिक हो गया। फिर बात करें अपना एक चाइना रोज हो गया, और क्या क्या होते हैं, है ना। तो इस तरह से अपने अलग अलग होता है। फिर सिंथेटिक में अपन बात करें, अपन मैन मेडली, तो फिनोप्थलीन हो गया, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अब इंडिकेटर के बारे में आपको पता चला, तो सबसे पहले इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, indicators are substances which indicate the acidic or basic nature of the solution by the color change। तो ये कैसे बताते हैं? अपना अल्टीमेटली कलर को चेंज कर लेते हैं यूजुअली, है ना, इंडिकेटर। फिर लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। और इसमें पहला लिखिए नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल का मतलब क्या होगा? सीधा सा वो इंडिकेटर्स जो अपन को नेचुरली ऑब्टेन हो जाते हैं फ्रॉम दी नेचर। तो लिखिए इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर called नेचुरल इंडिकेटर, फुल स्टॉप। फिर लिखिए इसी में कंटिन्यूएशन में, लिटमस कॉमा टर्मेरिक मतलब हल्दी, टर्मेरिक कॉमा रेड कैबेज। एक लाल कलर की आपकी गोभी भी आती है, उसके अंदर जो जूस होता है ना, उसको अपन किस लिए यूज करते हैं? अगेन नेचुरल इंडिकेटर, वो भी बात करेंगे। रेड कैबेज कॉमा चाइना रोज तो बताया था, सिंपली अपने घरों के आगे रहता है ना, लाल कलर का फूल इतना सा, अभी यहाँ भी लगा हुआ है, उस दिन मैं दिखा रहा था आपको रिप्रोडक्शन के वक्त, लेकिन था ही नहीं, ठीक है ना। कॉमा चाइना रोज एक्सेट्रा आर common natural indicators
used widely to show the acidic or basic character of substance। ठीक है, अब इसमें अपन पहले बात करते हैं लिटमस की। लिखिए लिटमस में, तो सबसे पहली बात, लिटमस कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? लीचेन, जो वो प्लांट है वहां से ही अपन को जो लिटमस का जो सॉल्यूशन है वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है? लीचेन प्लांट से। तो अल्टीमेटली किसके कैटेगरी में आएगा? नेचुरल में आएगा, प्लांट से। तो लिखिए लिटमस में, लिखिए लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेन्स प्लांट, फुल स्टॉप। The solution of litmus is purple in color। सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है उसका जो अल्टीमेटली जो कलर होता है, बेसिक कलर, वो कैसा होता है? पर्पल कलर में होता है। फिर एक पेपर आता है, आपने भी किया होगा ना, है ना, लिटमस पेपर आपने देखा होगा, छोटा सा फाड़ते हैं उसको, है ना, इतना सा यूज करते हैं, फिर डिप करते हैं, तो उसकी एक साइड में क्या होता है? लिटमस पेपर। हाँ, मतलब आपने सिंगल वाला यूज किया, डबल वाला यूज किया? सिंगल वाला। दो भी आते हैं कि आप उसको चाहो तो फाड़ लो, है ना, कि एक रेड होता है, एक अपना ब्लू होता है ना, तो इस तरह से होता है। देखा आपने, वहां भी करवाया? अच्छा, बजट आने लगाएगा या नहीं करवाएगा? हमें बोला कि हमने भी पता नहीं, मैंने तो बहुत बाद में देखा था, 11th में देखा था हमने, है ना, लेकिन हाँ होता है ना, स्कूलों में दिखा देते हैं। तो लिटमस पेपर सिंपली वो एक छोटा सा पेपर होता है इस टाइप से, ऐसा होता है ना, छोटा सा, है ना, तो एक स्ट्रिप सी होती है, उसको जैसे आप वो चिपकाते हो ना आपके नोट्स लिखने के लिए, वैसा सा ही होता है। फिर उसमें जैसे मान लो एक तो सिंगल होता है और एक में कईयों में डबल भी आ जाता है ना आजकल, अलग अलग। तो फिर सिंपली आप इसको क्या करते हो? एसिड में डिप करते हो, और अगर एसिड हुआ तो आपका कैसा चेंज हो जाएगा कलर? ब्लू टू ब्लू, मतलब ब्लू लिटमस जो पेपर है वो कलर कैसा चेंज कर लेगा? ब्लू से रेड। और अगर ये बेस हुआ तो रेड टू ब्लू। अब ये चीज आपको एक तरीके से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, मतलब भूल सकता है, तो अब इसका कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओ कि इसको याद करना है। तो जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एसिड है ACID, यहां पे इससे रिलेटेड कोई एक A, मतलब इसका पहला टर्म, इसका B आ रहा है ना, तो यहां से कोई टर्म मिल रहा है? एक भी नहीं मिल रहा, तो मतलब मान लेंगे ठीक है। और B में बेस है ना, और इसमें है RB, मतलब बेस का ये B लास्ट में टर्म आएगा। तो बस अगर आपको एक का याद होगा तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा? तो B मतलब बेस कन्वर्ट करता है ब्लू में, मतलब B से ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो याद हो गया कि रेड टू ब्लू, तो एसिड क्या होगा? एग्जैक्टली अपोजिट। तो इस तरह से याद कर सकते हो, आप अपना भी बना सकते हो, मैंने ऐसे बनाया आप लोगों के लिए, तो ठीक है ना। तो बेस मतलब ब्लू में कन्वर्ट कर लेगा, तो रेड टू ब्लू, और एसिड क्या हो जाएगा? उसका एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये चेंज करता है आपका लिटमस पेपर। और जो लिटमस जो सॉल्यूशन है वो कैसा कलर में होता है? पर्पल। और कौन से प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं? लीचेन से। तो लिखिए, कहां तक लिखा? The solution litmus is purple in color, full stop. Litmus paper comes in two colors, blue and red, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लिटमस के अंदर ही, an acid turns blue litmus to red, and a base turns red litmus to blue, बी के ऊपर एक सर्किल लगा के फिर ब्लू के ऊपर फिर सर्किल लगा देना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे कि बी से ब्लू, ठीक है ना। सेकंड केस में सेकंड लिखिए अब टर्मेरिक, हल्दी। तो
तो हल्दी नेचुरल है मैन मेड है? नेचुरल की कैटेगरी में आएगा अगेन, ठीक है। तो लिखिए, और बेसिक कलर कैसा होता है हल्दी का? येलो, ठीक है। तो लिखिए इट इज, टर्मेरिक में लिखिए इट इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर full stop, it is yellow in color full stop, turmeric solution or paper turns reddish brown with base, turmeric solution or paper turns reddish brown with base, full stop, turmeric does not change in color with acid, turmeric does not change color with acid। कहने का मतलब ये है, अगर टर्मरिक सॉल्यूशन को अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो येलोइश कलर है वो कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। जो भी आपने बात करी रेडिश होता है तो थोड़ा थोड़ा लाल और ब्राउनिश सा हो जाएगा कलर। और जब ये एसिड के साथ रहेगा तो कैसा होगा? नो चेंज, मतलब कलर को चेंज नहीं करेगा, सिंपली जैसा प्रीवियसली था तो पहले का वैसे रहेगा। तो ये पता चल गया अपन को टर्मरिक और लिटमस। अब लिखिए नेक्स्ट, रेड काबेज। इसमें लिखिए, तो इसका अल्टीमेटली क्या होता है? जूस निकालते हैं, उसके जूस के थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू अपन को पता चलता है। लिखिए, द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर, फुल स्टॉप, जूस ऑफ रेड कैबेज turns reddish with acid and turns greenish with base। कहने का मतलब ये है कि जो रेड कैबेज का जो जूस है ओरिजिनली कैसे कलर में था? पर्पल कलर में था। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना कलर कैसे चेंज कर लेगा? रेडिश, थोड़ा लाल लाल कलर का हो जाएगा। और जो बेस होगा वो हो जाएगा हरे कलर में, तो दैट इज ग्रीनिश। तो ये इंडिकेटर की बात हुई अपने किसकी? नेचुरल इंडिकेटर की। अब नेक्स्ट डालिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसमें लिखिए, indicators that are synthesized in the laboratory are known as synthetic indicators। वो इंडिकेटर्स जिनको अपन सिंथेसाइज मतलब बनाते हैं लैब्स में यूजुअली, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? सिंथेटिक। तो ये नेचुरल होंगे, मैन मेड होंगे? मैन मेड, ठीक है ना, आर्टिफिशियल होंगे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कंटिन्यूएशन में, फॉर एग्जाम्पल फिनप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज।
इसके दो एग्जाम्पल हैं, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अगेन ये सिंपली क्या है, एक कंपाउंड्स हैं जिसके कलर में चेंजेस आएंगे सम, और लेबोरेटरी में अपन ने इसको डिजाइन किया है। लिख लिया? लिखिए अब नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा। अब जब मैं बात करूं, आपने फिनोफ्थलीन लैब में देखा है कैसा होता है? हाँ, आपने देखा होगा, इसका कोई कलर नहीं होता है ना, कलरलेस होता है पहली बात। तो आप क्या करते हो, जब भी इसको भाई आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स को ऐड करोगे। तो अभी 11th में ना एक एक्सपेरिमेंट भी आता है काफ़ी सारे फिनोफ्थलीन के, कि आप इसके अंदर और भी बहुत सारे इसको रिएक्शंस को अपन चेक करते हैं, तो वहाँ पे उसका कई कलर चेंजेस आता है। तो अल्टीमेटली कैसे होता है, कलरलेस लगता है कि पानी जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, विद दी हेल्प ऑफ मिक्सिंग अपन क्या करते हैं, जो कलर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि भैया एस होगा या बेस होगा। और मिथाइल ऑरेंज के केस में भी सिंपली अपन वैसे करें। तो पहला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट मींस फिनोफ्थलीन is a colorless liquid, full stop. It remains colorless with acid but turns into pink with a base. कहने का मतलब ये है, जब आप फिनोफ्थलीन को एसिड ऐड करोगे तो आप जितना भी मिलाते जाओ आपको कोई कलर चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो जब ऐसा कोई लिक्विड जो आप फिनोफ्थलीन में ऐड कर रहे हो लेकिन कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको क्या समझ जाना है कि ये एसिड है या बेस है? इट इज एसिड। एंड व्हेन द कलर चेंजेस ऑफ फिनोफ्थलीन कलरलेस टू पिंक, देन इट इज बेस। तो वो क्या होगा, आपका बेस। तो ये अपन यूजुअली बेस के अंदर पिंक के साथ, जैसे मैंने बताया था है ना, स्टीरिंग करते रहते हैं अपन, एक जैसे चम्मच की तरह बोलते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं उसको, स्टीरिंग नीडल, स्पैचुला, पता नहीं आज है ना मेरे को, हाँ वो काफ़ी लंबी सी होती है ताकि वो उसमें पतली से देखी होगी ना, तो उससे अपन स्टीरिंग करते हैं ताकि आपको पता चलता है, ठीक है ना। तो फिनोफ्थलीन कैसे पता चलेगा, अगर कलरलेस है तो मतलब एसिड, और पिंक हुआ मींस बेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मिथाइल ऑरेंज is originally orange in color. Methyl orange is originally orange in color, full stop. It turns, full stop, it turns into the red with acid it turns into yellow with base, टर्न्स इनटू येलो विद बेस। कहने का मतलब ये है मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनली कलर है वो कैसा है, इसका नाम से पता चल रहा है ऑरेंज में, है ना। तो इसको जब आप मिलाओगे एसिड से तो इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और जब आप इसको बेस से मिलाओगे तो कैसा हो जाएगा, येलो। तो आपको समझ जाना है कि येलो हुआ तो मींस इट इज ए बेस, और अगर क्या रेड हुआ तो इट इज एसिड। तो ये बात हुई अपनी इंडिकेटर्स की, ठीक है ना। ऑल फैक्ट्री अपन को नहीं पढ़ना, बस इतना ही। ये बस आप एक नाम के लिए याद लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टाइप है बस, है ना। ऑल फैक्ट्री जिससे अपन स्मेल के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू टेस्ट करते हैं, अपन को डिटेल में नहीं जाना है। अब अपन बात करेंगे, तो अभी अपन को इंडिकेटर्स के पता थ्रू चल गया कि भाई एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, बेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अपन आइडेंटिफाई करना आप सीख गए हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं एसिड्स पे, तो हेडिंग डालिए एसिड।
एसिड की अपन बात करते हैं तो सबसे पहली बेसिक जो चीज अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 8 से, आप जानते भी हो कि एसिड जब कि यूजुअली टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर मीन्स खट्टे होते हैं, है ना। जैसे आपका सिट्रिक एसिड जो बेसिक आपका लेमन में जो जूस होता है खट्टा ही होता है, फिर आप उसमें चीनी ऐड करते हो, फिर और नमक भी ऐड करते हो ताकि उसका थोड़ा खट्टापन दूर हो जाए। फिर बात करें लाइक आप दही खाते हो, दही में भी अगेन क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। और या फिर जो आपका दूध फटने वाला होता है, थोड़ा खट्टा दूध हो जाता है ना, तो उसमें भी कौन सा आ जाता है, लैक्टिक एसिड ही होता है, तो वहां पे वो खट्टा होता है। तो एक बात अपन को पता चली कि ये क्या होता है, खट्टे होते हैं। दूसरी बात और आपको कैसे पता चलेगा, अपन सिंपली लिटमस के थ्रू देखेंगे तो कैसा होगा, अल्टीमेटली ब्लू टू रेड, है ना, ऐसे याद करो। उसमें अगर ए बेस होता तो अपन यहां लिखते हैं डायरेक्ट बी, तो आर बी, तो ये क्या होगा, बी आर। देखो ऐसे याद हो गया ना, इजी है ना। तो मतलब ब्लू लिटमस से अगर कोई सॉल्यूशन रेड लिटमस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो वो कौन से केस में आ जाएगा, ठीक है ना। और एसिड्स अपने नेचुरली अकरिंग भी एसिड्स होते हैं। तो दूसरी बात अपन को ये समझ में आ रहा है कि कुछ एसिड्स ऐसे होंगे जो नेचुरल एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे, और कुछ एसिड्स जिनकी अपन बात भी करेंगे, अभी टाइप पढ़ेंगे, मिनरल्स एसिड्स में आते हैं। क्या दो टाइप हो गए, नेचुरल, तो नेचुरल में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अपना सिट्रिक हो गया, लैक्टिक हो गया, विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड हो गया। तो नेचुरल और मिनरल एसिड, है ना। और जैसे जो एक चींटी आपको काटती है तो आपको एक जलन सी मचती है, तो उसमें एसिड होता है कौन सा, एंट एसिड, तो नाम हो गया मीथेनोइक एसिड, है ना, मीथेनोइक। एंड जब स्टिंग लगाती है तो आप देखते हो जलन सी मचती हो, फिर आप कोई सोडा वगैरह लगाते हो तो उससे ठीक होता है। तो ये हो गया, क्या हुआ, अच्छा मीथेनोइक नहीं लिखाऊंगा, ये सब है, लिखवाने का कंटेंट है ये, है ना। जो चीजें मतलब जितना आपको लिखवाना है सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, है ना, लिखने की टेंशन मत करो, खूब लिखने का मैटर है अपने पास। तो समझते जाओ। तो नेचुरल हुआ, एक हो गए। नेचुरल में जैसे मैं बात करूं अपने, लाइक आपका क्या हो गया, सिट्रिक एसिड, है ना, सिट्रिक हो गया, एसिटिक हो गया, और मीथेनोइक हो गया, है ना, इस टाइप के जो एसिड्स है। मिनरल में बात करें अपना HCl हो गया, HNO3 हो गया, जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपको नेचर में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मिलते हैं। फिर H2SO4 हो गया, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, मिनरल एसिड के अंदर। तो अपन को कुछ कुछ बेसिक बातें पता चली कि भाई एसिड के बारे में। फिर अपन क्या करेंगे, फिर बात करेंगे कि जब एक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कौन सी गैस निकलती है, और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ, तो इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। सेम रिएक्शन अपन पढ़ेंगे फिर बेस के साथ। तो पहले अपन एक बार एसिड्स को कवर करेंगे, देन फिर बेस को कवर करेंगे, फिर जो सॉल्ट्स हैं जैसे बेकिंग सोडा, POP, इन सबको एक एक करके बात करें। तो सबसे पहले बेसिक बातें लिखिए एसिड्स के बारे में, हेडिंग डालिए एसिड्स, लिखिए एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, कॉमा टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एंड एक बार रुकिए, थर्ड इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये चीजें तो आपने 8th में भी पढ़ी थी, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास एक अल्टीमेटली वाटर है ना। तो अभी तक आपने ये खट्टा है, ये तो आप जनरल बात है, तो कोई भी बता देगा, अनपढ़ से बोले ये खट्टा है। अब आप एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप केमिस्ट्री में किससे डील करते हो, फर्स्ट थिंग एलिमेंट से, दूसरा आयन से, और तीसरा एटम से, और सेल से भी, है ना। सेल तो चलो बायो का भी पार्ट हो गया, लेकिन 3 चीजों से आप डील करते हो, दैट इज एलिमेंट, एटम और आयन। तो जब बात करते हैं किसी वाटर के अंदर, एक बार मैंने लिया एसिड, एक बार मैंने लिया बेस, एक बार मैंने एसिड को पानी में डाला और दूसरी बार
बेस को डाला। तो व्हेन दी इन द केस ऑफ फर्स्ट केस, जब फर्स्ट बार मैंने एसिड को डाला तो मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने एसिड को पानी में डाला तो जब भी पानी में कुछ भी चीज डाली जाती है तो वो क्या करते हैं, डिसोशिएट होती है, मतलब टूटती है। तो टूटेगी तो कोई भी कंपाउंड होगा वो कोई ना कोई आयंस में टूटेगा। लाइक जैसे मैं बात करूं HCl, HNO3, NaOH, है ना, फिर ये बेस आ गया, है ना। तो ये सब कोई भी पानी में डालता है और पानी क्या करता है, ब्रेक करने की इसकी कैपेसिटी है। तो ये क्या करेगा, इसको दो आयंस में तोड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पानी में, पहली चीज, है ना। तो जैसे ही मैंने लाइक HCl को पानी में डाला तो मैंने देखा कि इसने H प्लस एंड Cl माइनस आयंस फॉर्म कर लिए इन द केस ऑफ वाटर, मतलब इनसाइड वाटर क्या डिसोशिएट किए इसने, H प्लस और Cl। फिर मैंने सोचा चलो HNO3 को डालता हूं, फिर मैंने देखा इसने H प्लस NO3 माइनस फॉर्म कर लिया। फिर मैंने देखा H2SO4 डालते हैं तो एक जगह H प्लस और SO4 अलग, फिर अपने और भी जो भी एसिड्स हैं डाला तो एक चीज कॉमन आ रही थी, दैट इज H प्लस आयन इसमें मिल रहा था। मतलब सभी केसेस में, एसिड के केस में क्या मिल रहा था, कौन सा आयन फॉर्म हो रहा था, H प्लस। तो कहने का मतलब है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप पानी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कौन सा आयन फॉर्म होगा, H प्लस आयन। बात समझ में आई। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिड का। फिर बात करते हैं बेस की, बेस का भी अभी बात कर लूं। जब बेस डाला, बेस जैसे NaOH एक बेस है, NaOH जैसे आपका बेस है ना, तो जब बेस को डालते हैं तो इसको जैसे डाला तो इसने NaOH फॉर्म किया और एक OH नेगेटिव। तो जब इस तरह से देखा, अलग अलग मैंने बेस को देखा तो इसने बेस में एक चीज मेरे को समझ में आई कि ये कौन सा आयन फॉर्म कर रहा है, जब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं इसको OH माइनस, ठीक है ना। और अल्टीमेटली हम सब जानते हैं वाटर के अंदर दो ही आयन होते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस किसकी केस में होगा, बेस में। तो ये एक बड़ा डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी है दोनों के बीच में। समझ में आई, ठीक है। तो कहां तक लिखा, डिसॉल्व इन वाटर, हाँ, टर्न्स लिटमस रेड एंड dissolve in water to release H plus ions, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखिए, बहुत सारे हैं ना, तो लिखिए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तन्नू कितनी बार यूज किया अपन ने, H2SO4। हाँ, इधर नाइट्रिक एसिड का ये लठ यहीं पड़े हैं सर ने मंगवा रखे हैं, बढ़िया। HNO3, ठीक है ना। चलो लिखो एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये याद हो जानी चाहिए ना, बार बार एक ही चीज पढ़ते रहते हो आप। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कॉमा नाइट्रिक एसिड ब्रैकेट में HNO3 कॉमा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कोई बताएगा, CS, क्या बोला आपने, CS3, यही है इथेनिक एसिड, आपका एसिड दोनों सेम एग्जैक्टली। वो इथेनोइक उसका नाम आता है IUPAC नेमिंग से, ये इसका जनरल नेम है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो वही सेम है, एसिटिक एसिड है CS3COOH, समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री में नाम है उसका। घर पे नाम रामू, घर पे नाम रामू और बाहर नाम रैमो, है ना तो वाला चीज है, तो वो चीज है, ठीक है ना। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है CS3COOH, ठीक है ना, एक्सेट्रा। बंद करो। समझ में आया यहां तक, ठीक है। फिर लिखिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, यही कि खट्टापन, ये इसके अंदर कौन सा आयन। तो फर्स्ट लिखिए एसिड टर्न्स, एसिड हैव ए सॉर टेस्ट, और इसमें एक नेक्स्ट लिखिए सेकंड वन,
एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको स्टार मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे कोई बताएगा ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है? H+ आयन से। इलेक्ट्रिसिटी में आप एक बेसिक चीज याद रखो जीवन में कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कहीं भी, तो क्या नेसेसरी कंडीशन है? अल्टीमेटली जब अपन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा भी था तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफर ऑफ चार्ज या आयंस। तो कहने का मतलब यहां है जब एसिड को अपन वाटर में फॉर्म कर डालते हैं तो क्या अल्टीमेटली फॉर्म होता है? H+ आयन। तो इस H+ आयन यहां पे किसकी मौजूदगी हो गई, किसकी प्रेजेंस हो गई? आयन की। और इस आयन की वजह से क्या कंडक्ट करने लगा ये इलेक्ट्रिसिटी। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ड्यू टू H+ आयन, है ना। फिर लिखिए थर्ड वन, release H+ ions in aqueous solution, release H+ ion in aqueous solution, aqueous solution। फिर लिखिए, तो ये बात होगी। और वो जो आपने सारी चीजें लिखी ब्लू लिटमस टू, ये भी किसकी केस में आ जाएगी? प्रॉपर्टीज में। तो सेम टू सेम आप चीजें लिख सकते हो। अब बात करेंगे अपन, तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स, इसमें लिखिए एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर occurrence, that is natural acid and mineral acid, ठीक है ना, एंड मिनरल एसिड। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए नेचुरल एसिड्स। तो नेचुरल एसिड का मतलब क्या? वो एसिड्स जो अपन को नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, दोज एसिड्स आर नोन एज नेचुरल एसिड्स। तो लिखिए एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कॉल्ड नेचुरल एसिड्स, और समटाइम्स वी से और करके लिखिएगा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड। आपने एक टर्म सुना है ऑर्गेनिक फार्मिंग? इंडिया में जो टॉप जगह थी दैट इज सिक्किम। आपने जगह नाम सुना है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है सिक्किम, है ना। सिक्किम आपका एक नेक है ना, इंडिया की नेक समझते हो ज्योग्राफी में? हाँ, तो वो एकमात्र जगह है। और सिक्किम में गैंगटॉक है, गैंगटॉक। आपके एक साथ हिंदी में एक चैप्टर भी है, आ गया है ना, वो उसमें अपनी यात्रा का वर्णन करता है ना। तो बड़े अच्छा है ना, तो सारे उनके जहाँ पे वो चढ़दुंगला पास जाता है ना, दर्रों में सब जगह जाता है, उसकी बात करता है। मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। ऐसा मतलब पता नहीं आप लोग हिंदी में कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, मतलब ऐसा जब वो कहानी सुनाते हैं तो मेरे को लगता है मैं वहीं पहुंच गया हूँ, है ना। और ऐसे मतलब फील कर रहे हैं। हिंदी में हम कभी पढ़ते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं हिंदी में कभी पढ़ता ही था। और आए कितने थे? 90 आए थे शायद, उधर इसी वजह से आए होंगे कि हम सुनते थे ऐसे, मतलब अच्छा हाँ ये कहानी, तो मतलब फील करने का ना। तो उसमें आपने देखा होगा, तो सिक्किम वो जगह है आपको पहली चीज। तो सिक्किम में होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिक्किम इज पॉपुलर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आप जो भी कंपाउंड्स का यूज करोगे वहां पे कोई भी इनऑर्गेनिक टर्म्स लाइक यूरिया, ये जो यूरिया अपन यूज करते हैं इट इज नॉट नेचुरल। आपका नेचुरल क्या है? गाय का गोबर,
बकरियों वाला वेस्ट है ना, सब क्या क्या प्रॉपर अपन यूज करेंगे नेचुरल। आप जैसे आज कुछ भी फल फ्रूट खाते हो तो वो नेचुरल नहीं है, अपन क्या करते हैं उसको जल्दी से राइप करवाने के लिए एक एसिड्स अपन अलग अलग यूज करते हैं, ताकि वो आपको मैं बताऊंगा भी है ना इसको कौन कौन से एसिड्स को यूज किया जाता है। इनको जल्दी से एब्सकॉर्बिक एक एसिड होता है, इसकी मतलब अपन क्या देख लेते हैं कि इसके अंदर, इस आम के अंदर पकने के लिए कौन सा एसिड नेचुरली इसको चाहिए, तो अपन ने वो बना लिया आर्टिफिशियल और वो उसको लगा दिया। तो उसको लगाने, आपने देखा होगा कि जो आप मिल्क लेके आते हो, अपन क्या करते हैं कि जो गाय भैंस होती है वहां पे भी क्या मतलब वो कम देती है दूध, तो क्या करते हैं एसिड लगा देते हैं, तो वो क्या करती है अल्टीमेटली उसमें एक हार्मोन जनरेट करवा देती है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं जाके कैंसीरियस होती है, ये बता दूं आपको, कार्सिनोमिक होती है, ये कैंसर कॉज करती है। एक अभी एक टैबलेट को बैन किया गया था एनिमल्स के लिए, अभी मैं भूल गया गलती से क्या नाम था, आपको याद है? एक अखबारों में भी काफ़ी चर्चा चली थी उसकी, एक था, मैं भूल रहा हूँ, मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा ना, याद दिलाना। तो वो बैन करा, क्यों बैन किया कि किसी भी जानवर पे आप वो यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो उसकी लाइफ साइकिल है उससे कभी एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, तो अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो वो चीज़ अपनी प्रोडक्ट में बॉडी में भी आ गई और वो इट इज़ ए कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मतलब क्या, जो टोटली डिपेंडेंट हो नेचर पे, ठीक है ना। तो ये एसिड्स क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स भी इनको बोलते हैं। तो एग्जांपल में लिखिए, एग्जांपल में नेचुरल के लिखिए, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड फॉर्मूला, दिस इज मीथेनोइक, मीथेनोइक के बाद लिखिए एसिटिक एसिड, CH3COOH, मीथ मतलब एक, तो एक ही कार्बन है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, लिख लिया, ये लिख लिया। अब एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर जो नेचर के अंदर, जैसे विनेगर है, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड है, आपके लेमन में, ये सारे किसके एसिड्स के केस में आएंगे, ऑर्गेनिक के केस में आएंगे। तो उसकी एक टेबल बनाते हैं, आपका जो एंट वाला है वो सब लिख लेंगे, ठीक है ना। इसे में भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि ये एसिड किसके अंदर है, ऑल्दो रटने की चीज है, लेकिन चलो भाई पढ़ना है तो टेबल में लिखिए ऑर्गेनिक एसिड्स and their sources। पहला एसिड अपन बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड अपन को मिलता है विनेगर में। विनेगर की अपन ने कल बात करी थी, आपका कैसे काम करता है, एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव है, अचार में डालते हो आप, एस कॉर्बिक एसिड, ये अपना यूज होता है गवावा और आंवला में। फिर आपका सिट्रिक एसिड, ये आप सब जानते ही हो, लेमन, ऑरेंज एंड सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उसमें मिलता है आपका सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपके मिलता है सॉर मिल्क, खट्टा जो दूध हो जाता है, और कर्ड में। सब लोग दूध तो पीते हो ना आप लोग, बढ़िया है, नहीं पीते हो ना, बोले कि अच्छा तो है, बोले कि पीते नहीं है, वो वाली पूछ रहा हूं मैं।
बोले बस ज्ञान अच्छा लगता है, अप्लाई नहीं होता, है ना। मीथेनोइक एसिड मिलता है आपके एंट स्ट्रिंग में या फिर नेटल स्ट्रिंग में। फिर है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपके है टमाटर में, टोमेटो। टोमेटो को आप ऐसे मत याद रख लेना कि खट्टा हो गया तो ना, कि आप कई बार होता है ना कि थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, तो ऑक्सैलिक में याद रखना। और फिर है टार्ट्रिक। से ये होता है टैमरिंड, दैट इज इमली। इमली खाइए सभी ने, बड़ी अच्छी लगती थी ना, खट्टी खट्टी। तोड़ के खाइए किसी ने? हमने तोड़ के भी खाई है, खूब लगती थी कैंट वगैरह में। इस पे भूत भी रहता है, ऐसे हमने कहानियाँ सुनी थी, लेकिन कभी भूत हमको लेके नहीं गया क्योंकि हम खुद भूत थे। तो भूत एक दूसरे भूत को कभी नहीं लेके जाता, ठीक है ना। ये तो कुछ सोर्सेज हैं बेसिक बेसिक। TAMARIND, इमली, टैमरिंड। अब लिखिए, लिख लो, चलो पहले लिख लिया सभी ने। तो ये बात किसकी हो गई अपने, ये सारे कौन से एसिड्स की कैटेगरी में है? ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर नेचुरल एसिड। तो नेक्स्ट लिखिए मिनरल एसिड। तो सेकंड है मिनरल एसिड, नई सब हेडिंग मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स मींस वो किससे प्रिपेयर होंगी? फर्स्ट थिंग मिनरल से, और उसको आप लेबोरेटरी में या फिर मैनमेड तरीके से भी प्रिपेयर करते हो, है ना। तो लिखिए एसिड्स दैट आर prepared from minerals are known as minerals acid। एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक एसिड्स, इसका नाम है ना अलग अलग, इनऑर्गेनिक एसिड्स कॉमा मैन मेड एसिड्स, और एक नाम क्या बोल सकते हो आप, जैसे वहां बात करी थी इंडिकेटर में, मैन मेड को क्या बोलते थे? सिंथेटिक। तो इसको भी बोल सकते हो। और सिंथेटिक एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या मैंने अभी बताया था पहले, लाइक HCl, नाइट्रिक एसिड, जो भी आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो सब किसकी कैटेगरी में आता है? मिनरल एसिड में। तो एग्जाम्पल में लिखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमा HCl लिख लेना ना ब्रैकेट में, और कॉमा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कॉमा नाइट्रिक एसिड HNO3 कॉमा कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एंड फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखिएगा H3PO4 एक्सेट्रा। तो ये किसके फॉर्मूलाज हैं?
H3PO4 लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इज, तो ये बात हो गई अपने बेसिक एसिड्स के बारे में। अब अपन इनकी रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्बनिक का लिखो CaHCe, कार्बनिक का है H2CO3, और लिख लिए ना सभी के, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और पहली डिस्कशन अपन करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो हेडिंग डालिए, अब देखिए मैं कह रहा हूं कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है दो प्रकार की प्रॉपर्टीज, आप सब जानते हो, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी कंपाउंड की, एलिमेंट की। तो जब बात हो रही है एसिड की, तो अपन बात करेंगे सबसे पहली थिंग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस वो केमिकली किसी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चेंजेस आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए, तो बात कर रहे हैं पहली, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। मतलब एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो एसिड में कोई भी एग्जांपल मैं ले सकता हूं, लाइक HCl में ले सकता हूं, और यहां पे क्या लिया मैंने, क्या लिया, जिंक। तो जब जिंक लिया ये है, तो क्या ये जनरल टर्म है। ये बात करेंगे जनरल फॉर्मूला की, इन जनरल फॉर्म। तो एसिड प्लस जब मेटल रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बन के आते हैं, एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। मतलब H2 गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो अब इसको देखते हैं कैसे होती है। तो अब देखिए ये क्या है, जिंक क्या है, एक प्रकार का मेटल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये जो जिंक है ये किससे रिएक्ट करेगा, नेगेटिव से। तो ये जो कंपाउंड बनाएगा दैट इज ZnCl2, और जो हाइड्रोजन अकेला बचा ये क्या हो गया, गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो गया। तो ये रिएक्शन किसके केस में हुई, जब रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हुआ। तो सबसे पहले ये लिखिए और फिर लिखिए, पहले लिखिए फिर लिखिएगा नीचे वाला, एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस for hydrogen gas along with respective salt when they react with a metal। फिर नीचे लिख लीजिए इन जनरल फॉर्म, और इसको एक फॉर्मूला में से स्क्वायर बना लेना, ब्रैकेट है ना, उसमें लिख लीजिए, और ये एग्जांपल भी लिखिए। इसको आप एक इस तरह से बना लीजिए। तो अल्टीमेटली ZnCl2 क्या फॉर्म हुआ, जिंक क्लोराइड, ठीक है।
वहां तक लिख लिया सभी ने? अब देखिए इधर एक दूसरा अगेन एग्जांपल अपन लेते हैं, एक बार इधर देखो सब, बाद में लिखना। सोडियम अपन ने क्या लिया? सोडियम इज अगेन ए मेटल, इट इज ए हाईली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे आते हैं पोटेशियम के बाद अपना सोडियम। तो बहुत जल्दी से रिएक्ट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? Na2SO4 और क्या रिलीज होगी साथ में? H2 गैस। तो कहने का मतलब ये है, अगेन चाहे आप HCl ले रहे हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो, चाहे HNO3 ले रहे हो, तो कंपाउंड अपने सेम ही बन रहे हैं, बस सॉल्ट आपके चेंज होते जा रहे हैं। ये क्या है? एक प्रकार का सॉल्ट है, नमक है। जिंक क्लोराइड चाहे NaCl बन जाता, Na2SO, ये सॉल्ट्स की फॉर्म है और अल्टीमेटली क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। तो फिर ये नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। इस एग्जाम्पल लिख लिया? इस एग्जाम्पल के नीचे लिखिए हाइड्रोजन गैस एंड इस Na2SO4 को क्या नाम देंगे? सोडियम है और SO4 किसका फॉर्मूला होता है? सल्फेट का, तो बोलेंगे इसको सोडियम सल्फेट। तो लिखिए हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम सल्फेट आर फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड reacts with sodium metal नेक्स्ट डालिए टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। इसी में ही है, ज्यादा बड़ी हेडिंग नहीं, छोटी हेडिंग। अब इधर देखो एक बार सब। अब जब एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम केमिकली जान रहे हैं, इक्वेशन के थ्रू जान रहे हैं कि भैया एक सॉल्ट बनेगा, एक हाइड्रोजन बनेगा। मेरे को यहां से मैं आपको एयर आपको दिख रही है एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या दिख रही है आपको? सभी गैसेस नहीं दिख रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुई है? क्या पता क्लोरीन हो गई हो। जब आपको गैस दिख ही नहीं रही है तो आप कैसे फील करोगे फिजिकली? तो आपको पता चलता है कि हाइड्रोजन को आप कैसे फील करोगे। तो हाइड्रोजन का जो आपको पता चले, हाइड्रोजन की एक चीज याद रखिए, जब हाइड्रोजन इवॉल्व होती है और सिंपली वो किसी फायर के साथ कांटेक्ट में आती है तो फटाके जो आपने देखे होंगे पॉपिंग साउंड के साथ, फायर क्रैकर्स होते हैं ना, उस तरह की जो साउंड आती है, तो वो किसके केस में आती है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस में। तो अगर ये जो कंपाउंड्स बन रहा है और आपने सिंपली इसके पास कैंडल को रखा, तो अगर वहां पे पॉप साउंड क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। अगर नहीं हो रहा तो ये नहीं है। वैसे ही हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है, CO2 की होती है कि वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है ना। तो इस तरह अलग अलग गैसेस की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात हुई हाइड्रोजन गैस। तो इसमें लिखिए टेस्ट फॉर हाइड्रोजन में फाइनल पॉइंट, द गैस evolved after reaction of acid with metal can be tested by bringing a, क्या बुझी हुई मोमबत्ती लाओगे या जलती हुई? है ना, बुझी हुई से नहीं पता चलेगा, ठीक है। टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड कैंडल नियर इट फुल स्टॉप if the
if the gas burns with a pop sound, comma, then it confirms the evolution of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और फाइनल नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, burning with pop sound is characteristic टेस्ट फॉर, किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं कल।